नमस्कार, मैं यूसी झा बीएससी कोचिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तीसरे पार्ट में हम लोग हैं और आज के जो पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे ट्रायंगल से संबंधित जितने भी बेसिक फार्मूलाज होते हैं उसको। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ट्रायंगल है और इसके 3 वर्टेक्स हैं, ठीक। एक वर्टेक्स का नाम x3 y3, दूसरा जो वर्टेक्स है x1 y1 और ये हुआ x2 y2। कोई भी अगर ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स भी होगा, 3 वर्टेक्स। तो इस वर्टेक्स का नाम हो गया B, इसका नाम C और ये हो गया A। ट्रायंगल के बारे में पूरी डिटेल चाहिए अगर तो प्लेन ज्योमेट्री में हमने ऑलरेडी 12 से 15 वीडियोज अपलोड कर दिया है, आप उसको जाकर के देखिए। आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आ जाएगा कि इन सेंटर क्या है, सरकम सेंटर क्या है, ऑर्थो सेंटर क्या है, एक्स सेंटर क्या है, ढेर सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। इसमें बस हम लोग डायरेक्टली देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ए बी की लंबाई निकालना होता, यानी साइड की अगर लेंथ निकालनी होती ए बी, ए बी की लंबाई किस फॉर्मूला से निकालते? डिस्टेंस फॉर्मूला से। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? रूट अंडर एक्स कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हमने कहा भी था कि कन्वर्सली भी ट्रू है, यानी x2 माइनस x1 करते हैं और y2 माइनस y1 तो भी आंसर सेम होगा, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। इसी तरीके से अगर BC की लंबाई निकालनी होती, एवरीथिंग अबाउट फॉर्मूला आप समझ लीजिए, मैं निकाल रहा हूं, आपको केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखना है, मैं वैल्यू निकाल देता हूं तुरंत। तो BC की लेंथ भी उसी तरीके से निकाल सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो x2 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 होल स्क्वायर। और तीसरी जो साइड होती है वो AC, सेम जो पिछली तरह से निकाले, x1 माइनस x3, आप चाहें तो x3 माइनस x1 भी कर सकते हैं, और y1 माइनस y3। तो मैंने क्या किया कि 3 वर्टेक्स की मदद से हमने तीनों साइड निकाल लिया। तो इसका कुछ न कुछ आंसर तो देगा। जैसे मान लीजिए AB की लेंथ कुछ न कुछ आएगी 10, 15, 20, BC की भी लेंथ कुछ न कुछ आएगी और उसी तरीके से AC की भी लेंथ कुछ न कुछ आएगी। तो इन केस अगर मान लीजिए मैं केस की अगर बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 2 भुजाएं बराबर हो जाए, कोई भी 2, AB बराबर BC हो जाए, और जब ये मैंने लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि इज नॉट इक्वल टू AC। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि AB BC के बराबर हो, कोई भी 2 भुजाएं बराबर हो।
तो अगर कोई भी दो भुजाएं बराबर होगा तो वो जो ट्रायंगल होगा वो ट्रायंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा। क्लियर? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 3 वर्टेक्स दे करके कि ये कौन सी ट्रायंगल है। तो अगर आप इसी तरीके से साइड जब आप निकालेंगे तो साइड निकालने के बाद जिसका आपके पास में दो भुजा बराबर हुआ उसका लेंथ, जैसे ही दो भुजाओं की लेंथ बराबर हो गई तो आप कहेंगे कि वो ट्रायंगल आइसोस्केलस है। अगर तीनों के तीनों भुजाएं बराबर हो गई, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए या ए सी, तो हम कहेंगे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। और अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हुई तो हम कहेंगे स्केलेन ट्रायंगल है। तो ये ऑप्शन में जरूर दिया रहता है, तो आपको सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। और मैंने पिछले वीडियो में समझाया भी है कि कैसे जल्दी जल्दी में हम किसी भी चीज़ को फाइंड कर लेंगे यहाँ पे और उसके बाद पता कर लेंगे कि वो कौन सा ट्रायंगल है। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, नोट कर लिए होंगे आप। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो नेक्स्ट पॉइंट है सेंटर्स। किसी भी ट्रायंगल में जब सेंटर की बात करते हैं तो पहला नाम आएगा आपका, वो है सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड बनता किस चीज़ से है? ऑलरेडी आप जानते हैं कि सेंट्रोइड बनता है मीडियन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। तो मीडियन क्या होती है? अपोजिट वर्टेक्स से गिराती हुई एक रेखा जो विपरीत दिशा में दो भुजा में बराबर मतलब बराबर पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो अगर सेंट्रोइड कोई पूछेगा तो सेंट्रोइड की जो लेंथ होगी वो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 2। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? सॉरी, यहाँ पे 3 होगा, एवरेज होता है। ठीक है, 3। दूसरा जो पॉइंट होगा इन सेंटर। AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C, कॉमा, ये x कोऑर्डिनेट हुआ, AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C। नोट कर लीजिए इसको आप। ठीक?
ठीक है, तो एक हुआ सेंट्रॉइड और दूसरा हुआ इन सेंटर। तीसरा जो नाम है वो है एक्स सेंटर। एक्स सेंटर पर भी हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया था और उसमें ढेर सारा इन्फॉर्मेशन दिया था। तो एक होगा ए के अपोजिट एक्स सेंटर, एक होगा सी के अपोजिट एक्स सेंटर और एक होगा बी के अपोजिट एक्स सेंटर। तो तीन का सेंटर का 3 मान आएगा। तो ए के अपोजिट जो होगा वो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस सी। बस फर्क इतना है कि जिस वर्टेक्स के अपोजिट कहेगा उसके आगे में माइनस लगा देंगे। तो ए वर्टेक्स के अपोजिट कहेगा तो ए वाले में माइनस। तो सेम चीज होगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस सी। ओके, ये एक वर्टेक्स हो गया। इसी तरीके से अगर दूसरा कहता तो ax1 माइनस bx2 यानी b के अपोजिट cx3 अपॉन a माइनस b प्लस सी। और यहाँ पे ay1 by2 cy3 a माइनस बी प्लस सी। और इसी तरह से यदि तीसरा हमें एक्स सेंटर निकालना होता तो ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 अपॉन a प्लस b माइनस सी, और वो हो जाता ठीक सी के अपोजिट वाला वर्टेक्स। आई होप कि 2 मैंने लिख दिया, तीसरा आप लिख ही लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं जिसमें कि ए बी सी क्या है। जहाँ पे जो ए बी सी है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी को हम लोग साइड से डिनोट करते हैं, आपको पता ही है। और कैपिटल ए के अपोजिट में स्मॉल ए यानी छोटी वाली ए जो है वो साइड के लिए इंडिकेट की जाती है। इसको नोट कीजिए आप। क्लियर यहाँ तक? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बारी है कि एरिया कैसे फाइंड की जाती है। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है वो होगा 1/2 मॉड। मॉड मीन्स क्या हुआ कि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता, जब भी होगा वो पॉजिटिव एरिया होगा। तो अगर हम x1 लेते हैं तो y3 माइनस y2। अगर हम x2 लेते हैं तो y3 माइनस y1। और अगर हम x3 लेते हैं तो y1 माइनस y2। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ गए होंगे। इसको एक और तरीके से लिखा जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे मान लीजिए ये आपको याद नहीं रहा तो आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे लिख सकते हैं 1/2 x1 x2 यानी या y1, ठीक है, x2 y2 x3 y3। और लास्ट में क्या करेंगे, जब वर्टेक्स खत्म हो जाएगा तो फर्स्ट वाला वर्टेक्स ले आएंगे। और देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ऊपर से नीचे जो एरो ला रहे हैं, ये गुना होके एक जगह जुट जाएगा। जैसे 1/2 इसको जोड़ दिया
x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, और उसमें से माइनस कर देंगे नीचे से ऊपर का जो एरो जाएगा, ये याद रखना है। तो x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3। ठीक है यहाँ तक। एक और तरीका है लिखने का एरिया को, उसे भी लिख देते हैं। ये y1 माइनस y2 था, और ये था x1 y3, यानी x3 y1। ठीक है, और ये तो समझ ही गए हैं, तो मैं फिर से मैं लिख दूं, माइनस x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3। क्लियर। तो ये एक फॉर्म है, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये फॉर्मूला आप याद कर लिए तो फिर इससे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं याद हो पा रही है तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। और भी कई तरीके हैं, जैसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ये डिटर्मिनेंट का फॉर्म है, इससे कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आप इसको याद रखें। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये x1 लिए हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा। जैसे देखिए x1 लिया हमने तो y2 माइनस y3 होगा। तो जो चीज़ें यहाँ कैलकुलेट की गई वही चीज़ है। अगर हम x2 लेते हैं तो आप देखिए क्या क्या होने वाला है। x2 अगर लेंगे तो फिर ये और ये बचने वाला है, तो हम कहेंगे y3 माइनस y1 या y1 माइनस y3। और x3 अगर लेंगे तो फिर ये होगा y2 माइनस y1। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर में, अब क्योंकि प्लस माइनस इग्नोर होता है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कई तरीके से हम एक ही एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी एक को लेकर के टारगेट कीजिए, और एक भी अगर याद रहता है तो आपका काम बन जाएगा। बहुत आसान चीज़ें हैं सारी चीज़ें। तो हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा कि कैसे हम किसी त्रिभुज की साइड को निकालते हैं, कैसे हम उस त्रिभुज के इन सेंटर को निकालते हैं, कैसे हम उस त्रिभुज के एक्स सेंटर को निकालते हैं, कैसे हम उस त्रिभुज के सेंट्रॉइड को फाइंड करते हैं, इवन कैसे हम कोई भी त्रिभुज का एरिया हम निकाल सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। एक और जो छोटी सी बात है उसको जरा सा समझते हैं। जैसे कभी कभी क्या करता है कि आपसे पूछ देगा पर्टिकुलर दो रेखाओं के बीच का कोण निकालिए, एंगल, जिसमें हमने आपको स्लोप सिखाया था कि कैसे हम किसी भी दो लाइन का या एक लाइन का स्लोप हम निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेता हूं एक तो तरीका ये है कि मान लीजिए कि फाइंड एंगल ए, मुझे एंगल ए फाइंड करना है। ओके,
और अगर एंगल ए फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ ए बी, जिसका नाम हम m1 देंगे। और स्लोप ऑफ ए बी निकलेगा कैसे, तो आपको याद होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आप रेगुलर लेक्चर को स्टडी कर रहे हैं तो फिर आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कि हम कितना स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चल रहे हैं। इसी तरीके से हम स्लोप ऑफ ए सी निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ ए सी यानी m2 उसका नाम दे देंगे। तो जिन रेखाओं के बीच निकालना मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो y2 y3 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस x3 माइनस x1, x3 माइनस x1। इसी तरीके से स्लोप ऑफ AC भी निकल आएगा, स्लोप ऑफ BC भी निकल आएगा, स्लोप ऑफ AB भी निकल आएगा। तो मुझे इनडायरेक्टली क्या फाइंड करना है कि ये एंगल कितनी है। अब ये एंगल कितनी है, तो इसे हमने कहा आपको कि सबसे पहला काम क्या कीजिए, जिस जगह पे वो एंगल बन रही है उसके दोनों जो लाइन है, या हम इसको यहाँ पर साइड देख रहे हैं, उस लाइन के बीच का एंगल बना लीजिए। तो अगर आप एंगल निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या करनी है, स्लोप पहले उस दोनों का निकाल लीजिए और फिर आप कहेंगे कि टेन थीटा इक्वल टू ये जो दोनों लाइन आया m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2 m1 या m1 m2। बाद में थीटा की वैल्यू तो आप आइडेंटिफाई करते हैं, तो टेन इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब रही बात कि कहने का सेंस ये है टेन इनवर्स, अगर हमें एंगल बी निकालना होता तो एंगल बी हम कैसे निकालते, तो उसका भी तरीका मैंने बताया कि ये स्लोप और ये स्लोप निकल आएगा, और जब ये दोनों स्लोप अगर निकल आएगा तो फिर इससे हम क्या करेंगे, m1 m2 के बीच का डिफरेंस अपॉन 1 प्लस m2 m1 कर देंगे। क्लियर यहाँ तक। तो एंगल एक तरीका ये है कि हम स्लोप के माध्यम से एंगल निकालें, और दूसरा तरीका क्या है, जो मेथड 2 हम कह रहे हैं कि दूसरा जो तरीका है कि सबसे पहला काम AB की आप लंबाई निकाल लीजिए। जो सबसे फर्स्ट थ्योरम डिस्कस किए हैं उससे AB की लंबाई निकलेगी जो स्मॉल c कहलाएगा। उसी तरीके से BC की लंबाई निकाल लीजिए जो स्मॉल a कहलाएगा, और उसी तरीके से AC की लंबाई निकाल लीजिए, वो स्मॉल b कहलाएगा। हमने क्या किया, तीनों साइड को फाइंड कर लिया, स्टेप नंबर 1। और जब तीनों साइड को फाइंड कर लेंगे तो मैंने प्लेन ज्योमेट्री में भी कोसाइन रूल बताया है, स्पेशली साइन और कोसाइन रूल पे 4 से 5 वीडियो हैं, और भी आपको डिटेल समझना है तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी है क्रिएट किया हुआ, साथ ही साथ वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मान लीजिए कि हमको एंगल ए की बात करनी है, तो कॉस एंगल ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। सिमिलरली अगर कॉस b का मान निकालना है यानी एंगल b की ओर देखना है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और इसी तरीके से कॉस c यानी थर्ड एंगल जो मान निकालनी है तो मैंने बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, यहाँ तक ये सारी बातें थी केवल और केवल ट्रायंगल से संबंधित।
अब आपके दिमाग में एक बात और आ सकता है कि सर आपने सरकम सेंटर को नहीं सिंप्लीफाई किया। तो सरकम सेंटर बेसिकली प्रॉब्लम के थ्रू ही सिंप्लीफाई होगी, क्योंकि उसके जो रेडियस होते हैं वो सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी क्या होती है, हमेशा सेम ही होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो 2 पॉइंट और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी के एग्जाम के पर्पस से। तो पहले उसको देखते हैं। दो लाइन है अगर, और वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक लाइन हमने ड्रॉ की और एक लाइन हमने ये ड्रॉ की। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, और ऐसा भी हमने किया कि एक लाइन हमने ये ड्रॉ किया और ये इस पे परपेंडिकुलर है। इस लाइन की जो इक्वेशन है वो ए एक्स, इसको ए एक्स रखते हैं, प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, और इस पॉइंट का नाम x1 y1 है। अक्सर पूछ देता है एक पॉइंट से उस लाइन तक की दूरी, और इसमें है ax1 चूंकि दो लाइन है, by1 प्लस c1 इक्वल टू 0। तो दूसरा भी ax1 पैरेलल लाइन में कोएफिशिएंट नहीं बदलता है, क्लियर है, और c2 इक्वल टू 0, केवल कांस्टेंट में तब्दीली होगी, याद रखिएगा। यहाँ पे 2, और चूंकि दूसरी लाइन है तो ये भी 2, ठीक है। तो अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, ये आपको पहले से भी पता है कि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस m1 इक्वल टू m2, यानी दोनों लाइन की जो स्लोप होती है वो आपस में बराबर होती है। और दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस पूछ दिया तो डिस्टेंस कहीं से भी अगर लेंगे तो वर्टिकल डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, इसको d नाम देते हैं। तो डिस्टेंस यानी दो लाइन के बीच की दूरी जो कि पैरेलल है, तो क्या करेंगे, d इज इक्वल टू c1 माइनस c2, यानी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस ले लीजिए, और बाकी जो x y का जो कोएफिशिएंट है वो ऑलवेज सेम ही होता है, तो इसीलिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन अगर कोई कहता है तो आप भी जानते हैं कि दो लाइन का जो स्लोप होता है अगर वो परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, और इसका नाम d है कि एक पॉइंट से उस लाइन की दूरी क्या होगी, तो रूट अंडर ax1 प्लस by2 प्लस c अपॉन, इसको पूरे को मैंने कर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड लगेगा। यानी परपेंडिकुलर लाइन के बीच का जो डिस्टेंस पूछेगा तो वो रूट अंडर, यानी नीचे की ओर चला जाएगा, ax1 प्लस by2 प्लस c अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑलमोस्ट सारा का सारा अगर देखा जाए ठीक से तो हमने आपको थ्योरम्स क्लियर कर दिया है। अब हम आपको धीरे धीरे ईच एंड एवरी थ्योरम के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेकर के, आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस को लेकर के, डिफरेंट क्यूरीज को लेकर के एक एक करके हम प्रैक्टिस सेशन को लाएंगे, और एक टॉपिक बच जाएगा प्रैक्टिस सेशन के बाद रिफ्लेक्शन, तो हम लोग उस पर भी एक बार चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।